हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज दिल्ली के सियासी सर्कल्स में कई दिन बाद ट्विटर पर बहुत चर्चा हुई। ट्विटर ने राहुल गांधी का अकाउंट ब्लॉक कर दिया और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के अकाउंट ब्लॉक कर दिए। अब चूंकि आजकल राहुल गांधी अपनी ज्यादातर सियासत ट्विटर के जरिए करते हैं, तो जाहिर है अकाउंट ब्लॉक होना उन्हें काफी बुरा लगा, वो नाराज हो गए। राहुल गांधी ने कहा कि उनका अकाउंट बंद करके ट्विटर ने भारत के लोकतंत्र पर हमला किया है। राहुल ने कहा कि ट्विटर देश की राजनीति में दखल अंदाजी कर रहा है, ट्विटर डिजिटल दादागिरी दिखा रहा है, लोगों की आवाज को दबा रहा है। राहुल गांधी ने 1.5 मिनट के वीडियो में ट्विटर को मौका परस्त कहा, बायस करार दिया, मुनाफा कमाने वाली कंपनी बताया और फिर उन्होंने अपनी फेवरेट लाइन भी कही जो वो सबके लिए कहते हैं कि ट्विटर सरकार के साथ है, निष्पक्ष नहीं है। मतलब है कि ट्विटर राहुल गांधी के खिलाफ जो कर रहा है वो मोदी सरकार के दबाव में कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि ट्विटर आजादी वाला मंच नहीं, सरकार का पिट्ठू लगता है। लेकिन ट्विटर ने सिर्फ राहुल गांधी का अकाउंट ब्लॉक नहीं किया, राहुल के साथ साथ कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल भी लॉक कर दिया। ट्विटर पर प्रेशर बनाने के लिए कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल पर राजीव गांधी की फोटो लगा दी। इसके साथ साथ उन्होंने वो तस्वीर भी अपने अकाउंट पर पोस्ट कर दी जिसके कारण राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल ब्लॉक किया गया था। ये तस्वीर क्या थी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। जब ये तस्वीर पोस्ट की तो चैलेंज ये था कि ट्विटर सबके अकाउंट ब्लॉक करके दिखाए। कांग्रेस के लोगों को उम्मीद थी कि ट्विटर ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन ट्विटर ने 5000 कांग्रेस सपोर्टर्स के अकाउंट ब्लॉक कर दिए और यह भी साफ कर दिया कि जब तक राहुल गांधी और दूसरे नेता वो विवादित तस्वीर नहीं हटाएंगे, अपनी गलती नहीं मानेंगे, तब तक उनके अकाउंट लॉक रहेंगे। अब राहुल गांधी परेशान हैं, इसलिए आज उन्होंने ट्विटर को लेकर अपनी नाराजगी सरेआम जाहिर की। कहा कि जिसकी सरकार होती है ट्विटर उसके साथ रहता है, उसकी बात सुनता है, दूसरे पक्ष की बात को दबाता है, ऐसा है ये ट्विटर। राहुल का कहना है कि ट्विटर कोई अभिव्यक्ति का मंच नहीं है, व्यापार करने वाली, मुनाफा कमाने वाली कंपनी है जो भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखल दे रही है। राहुल ने यह भी कहा कि ट्विटर बिजनेस करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब वो देश की राजनीति में दखल दे रही है, यह चिंता की बात है और इसका विरोध होना चाहिए। तो इस सारी बातों को समझे इससे पहले मैं आपको राहुल गांधी की बात सुना देता हूं। अंग्रेजी में है, लेकिन जो कुछ बैकग्राउंड मैंने आपको बताई उसको देखते हुए आपको साफ साफ समझ आ जाएगा वो क्या कहना चाहते हैं। By shutting down my Twitter, they're interfering in our political process. A company is making its business to define our politics, and as a politician I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19-20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair, they're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing, because taking sides in the political contest has repercussions for Twitter. Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament. And I thought there was a ray of light where we could put what we thought on Twitter. But obviously that's not the case. It's obvious now that Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform, and it's something that listens to what the government of the day says. अब राहुल गांधी की बात ही सुनकर तो ऐसा लगा है जैसे राहुल गांधी के साथ बड़ा अन्याय हो गया। राहुल गांधी की बात सुनकर लगता है कि जैसे ट्विटर पॉलिटिकली बायस्ड है, सरकार के प्रेशर में आकर राहुल का ट्विटर हैंडल लॉक कर दिया। राहुल गांधी कह रहे थे कि उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं और ये उन फॉलोअर्स के साथ अन्याय है क्योंकि अब वो उनकी बात नहीं जान पाएंगे, और ये अन्याय ट्विटर ने सरकार के इशारे पर किया है। सब कुछ बताया, लेकिन राहुल गांधी ने यह नहीं बताया कि ट्विटर ने उनका अकाउंट लॉक क्यों किया। असल में राहुल गांधी ने 4 अगस्त को
दिल्ली में रेप पीड़ित बच्ची के घर को विजिट किया था। इस बच्ची की बेहद निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। बड़ी क्रूर और दुखद घटना थी। और राहुल गांधी उस बच्ची के परिवार वालों से मिले, उनसे सहानुभूति व्यक्त की। यह सब कुछ ठीक था, लेकिन उन्होंने गलती कर दी कि इस मुलाकात की फोटो अपने ट्विटर अकाउंट पर अपलोड कर दी। लेकिन रेप विक्टिम की पहचान जाहिर करना कानून का सरासर उल्लंघन है। हमारे देश कानून के मुताबिक रेप विक्टिम या उसके परिवार के किसी सदस्य की आइडेंटिटी रिवील नहीं की जा सकती। यह अपराध है। इसलिए एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ने राहुल गांधी के खिलाफ ट्विटर से शिकायत की। ट्विटर ने इसी के आधार पर राहुल गांधी के अकाउंट को लॉक कर दिया। लेकिन इसके बाद कांग्रेस के लीडर्स ने इस कदम पर ऐतराज जताया। कई नेताओं ने उसी फोटो को अपने ट्विटर हैंडल पर अपलोड किया। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के कई बड़े लीडर्स के अकाउंट भी ट्विटर ने लॉक कर दिए। कांग्रेस पार्टी का अकाउंट भी लॉक हो गया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अजय माकन, लोकसभा में कांग्रेस चीफ विप मणिकम टैगोर, जितेंद्र सिंह, ऑल इंडिया विमेंस कांग्रेस की चीफ सुष्मिता देव और कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला का ट्विटर अकाउंट भी लॉक कर दिया गया। इसीलिए आज राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम और फेसबुक का सहारा लिया, वहां अपना बयान जारी किया, ट्विटर पर गुस्सा उतारा। राहुल ने लिखा, डरो मत, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। लेकिन मुझे थोड़ी हैरानी राहुल गांधी की बात सुनकर नहीं हुई, ये उनका हक है। हैरानी इस बात पर हुई कि जब 2 महीने पहले उस वक्त के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि ट्विटर को देश के कानून का पालन करना पड़ेगा वरना एक्शन होगा, तो उस वक्त इन्हीं राहुल गांधी ने सरकार को अभिव्यक्ति की आजादी का दुश्मन बताया था। इसीलिए मुझे राहुल गांधी का आज का बयान सुनकर 2 महीने पुरानी रविशंकर प्रसाद की बात याद आ गई, और आपको भी याद दिलाने के लिए मैं वो बात आपको सुनवा देता हूं। भारत की डिजिटल संप्रभुता पर हम समझौता नहीं करेंगे। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, ट्विटर लद्दाख को चीन का पार्ट बनाता हुआ मैप चला देगा, 10 दिन लगाएगा उसको हटाने के लिए। ट्विटर कैपिटल हिल पर वॉशिंगटन में जब हमला होता है तो वह अकाउंट बंद कर देते हैं, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप का भी अकाउंट बंद कर देते हैं। भारत में किसान आंदोलन पर जब लोग तलवार लहराते हुए चढ़ जाएंगे लाल किले पर और वहां पुलिस की पिटाई करेंगे, आपने खुद दिखाया अपने चैनल पर, तो कहेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। यह है दोहरे मानदंड। यह हैशटैग मोदी क्या था किसानों के आंदोलन के समय, उसमें बाहर से एक टूल किट आया था कि नहीं आया था, आप मुझे बताइए। तो आज ट्विटर एक प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को अपनी बात कहने का अवसर देते हैं, दीजिए। हम जनता के बोलने के अधिकार का सम्मान करते हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री रविशंकर प्रसाद, सारे मंत्री, सारी सरकार की आलोचना कर सकते हैं और करते हैं, लेकिन अगर आप भारत के संबंध में दोहरे मानदंड लगाएंगे तो बहुत विनम्रता से कहूंगा, भारत का कानून मानना पड़ेगा और भारत का संविधान मानना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह नहीं चलेगा कि व्यापार भारत में, कानून इंग्लैंड का चलेगा। उस समय कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने कहा था कि सरकार ट्विटर पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है, ट्विटर तो न्यूट्रल है। और यह कोई पहला मौका नहीं था जब रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर सख्ती की। इससे पहले जब 26 जनवरी को लाल किले पर किसान संगठनों के सपोर्टर से हमला किया था, उस वक्त ट्विटर पर उसके वीडियो डाले गए थे, तो भी सरकार ने ट्विटर को चेतावनी दी थी। और उस वक्त तो रविशंकर प्रसाद ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि अगर ट्विटर अमेरिका में अमेरिका का कानून मानता है तो भारत में भी उसे भारत का ही कानून मानना होगा। अभी हम लोगों ने ट्विटर को बाकायदे फ्लैग किया है। ऐसा क्या है सर कि मुंबई, वॉशिंगटन के कैपिटल हिल पर जब रैंसैकिंग होती है, पुलिस को कार्रवाई करना पड़ता है, तो कुछ ये माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनियां उसके साथ खड़ी हो जाती हैं, और जब यहां पर लाल किले पर हमला होता है जो भारत की गरिमा का प्रतीक है, तो उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, ये सारी कंपनियां जान लें। हम भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन 19(2) में यह भी लिखा हुआ है, इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन
बिकॉज ऑफ सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सर, आप वैमनस्य ना फैलाएं, आप हिंसा ना फैलाएं, झूठी खबरें ना फैलाएं और भारत के संविधान और भारत के कानून का पालन करें, इसमें हम बहुत ही सख्त रहेंगे। आप यहां पर हैं तो आइए, आपके काम का सम्मान है, आप जो अच्छा काम कर रहे हैं उसका सम्मान है, आप व्यापार करिए, एफडीआई लाइए, पैसे लाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का सम्मान करना पड़ेगा। हम आलोचना के भी अधिकार का सम्मान करते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर सरकार तक की आप आलोचना कर सकते हैं क्योंकि संविधान का अंग है। लेकिन सोशल मीडिया का दुरुपयोग अगर हिंसा, फेक न्यूज, वैमनस्य बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो कार्रवाई होगी, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो या कोई हो या व्हाट्सएप हो। मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा, भारत में आप काम करिए, आपके करोड़ों फॉलोअर हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, पैसे भी कमाइए, लेकिन भारत के संविधान को आपको पालन करना होगा, भारत के कानून को आपको पालन करना होगा। जब सरकार ट्विटर को इस तरह की चेतावनी दे रही थी, ट्विटर को भारत के कानून के मुताबिक व्यवहार करने को कह रही थी, आईटी मिनिस्टर ऐसा बयान दे रहे थे, तब राहुल गांधी ट्विटर के साथ खड़े थे और वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, कह रहे थे कि सरकार ट्विटर पर प्रेशर डाल रही है। जब बीजेपी के स्पोक्सपर्सन संबित पात्रा ने टूल किट ट्विटर पर डाला और ट्विटर ने उसे मैनिपुलेटेड मीडिया लिख दिया तो कांग्रेस को बड़ी खुशी हुई थी, उन्होंने तालियां बजाई थी, ट्विटर को निष्पक्ष, लोकतंत्र का पहरेदार और न जाने क्या क्या उपाधियां दी गई थी। जब ट्विटर के दफ्तर पर गुड़गांव में पुलिस पूछताछ के लिए गई तब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कई नेता ट्विटर के सपोर्ट में उतर आए थे। राहुल गांधी ने 25 मई को ट्वीट किया, ट्रूथ रिमेन्स अनअफ्रेड, यानी सत्य डरता नहीं, यानी ट्विटर सत्य है और वो डरता नहीं। इसके बाद जब कुछ बीजेपी और संघ के लीडर्स के ब्लू टिक हटा दिए गए थे तब भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि सरकार को सिर्फ ब्लू टिक की चिंता है। तब राहुल गांधी ट्विटर के साथ खड़े थे, सपोर्ट कर रहे थे और कांग्रेस के नेता भी इसी लाइन को फॉलो कर रहे थे। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी के मीडिया के प्रमुख हैं। ट्विटर इंडिया के दफ्तर पर हुई रेड्स को उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के वायलेशन से जोड़ा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया। रणदीप सुरजेवाला ने उस वक्त कहा था कि सरकार ट्विटर इंडिया को सिर्फ इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि ट्विटर ने सही काम किया, वो किसी प्रेशर में नहीं था। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो सबने सुना है, परंतु मोदी सरकार ने ये कर दिखाया है। दोषी कौन है टूल किट मामले में? फर्जीवाड़ा किसने किया टूल किट मामले में? भारतीय जनता पार्टी, उनके नेताओं और प्रवक्ताओं ने। परंतु पूछताछ किससे हो रही है? ट्विटर से। रेड होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर, मित्रगण, परंतु पूछताछ हो रही है ट्विटर से। नोटिस दिया जा रहा है ट्विटर और कांग्रेस पार्टी को। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उस समय चोर कह रहे थे ये सरकार को और कोतवाल था ट्विटर। अब बात उल्टी हो गई है, अब कोतवाल हो गई कांग्रेस पार्टी और चोर हो गया ट्विटर। 25 मई की बात है, मुझे याद है, करीब 2.5 महीने पहले कांग्रेस को ट्विटर न्याय की मूर्ति लगता था। कांग्रेस के नेताओं को ट्विटर पर अपने कानून से ज्यादा भरोसा था। उस वक्त तो कांग्रेस के नेताओं ने औपचारिक तौर पर ट्विटर से रिक्वेस्ट की थी कि वो भारत के 11 मंत्रियों के ट्विटर अकाउंट में पोस्ट मटेरियल को चेक करे, उन्हें ट्वीट हटाने को कहे और न हटाए तो मंत्रियों के खिलाफ एक्शन ले, उनके ट्विटर अकाउंट को लॉक कर दिया जाए। उस वक्त कांग्रेस के नेता ट्विटर को लोकतंत्र का रखवाला मान रहे थे, उसे देश की राजनीति में दखल देने के लिए इन्विटेशन दे रहे थे। Is that what freedom of speech has come to in Modi's new India? Instead of questioning and calling the union ministers who have put out fake and forged documents, they are questioning and raiding Twitter and issuing notices to the Congress party. And that's why we have now asked Twitter
to declare all of union ministers' tweet as manipulated media so that the truth comes out and is placed before the people. For however hard you may try, Modi ji, the truth will not go away. It will continue to haunt the BJP. तो उसमें ट्विटर कोतवाल था जिससे वो एक्शन लेने को कह रहे थे। 25 मई को ही इंडिया टीवी के प्रोग्राम कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के एक और स्पोक्सपर्सन रोहन गुप्ता भी आए थे और रोहन गुप्ता ने तब ट्विटर को सपोर्ट किया था और ट्विटर पर एक्शन को लेकर, नए रूल लागू करने को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाए थे। उस वक्त कांग्रेस के नेताओं के लिए ट्विटर अभिव्यक्ति की आजादी का रखवाला था और मोदी सरकार पर लोगों की आवाज को दबाने का इल्जाम लगा रहे थे। ट्विटर ने अपना इंटरनल इन्वेस्टिगेशन किया और उसको मैनिपुलेटेड मीडिया किया और यहाँ पे चोर कोतवाल को डांटे। वो जो मैनिपुलेटेड मीडिया है उसका इन्वेस्टिगेशन करने की जगह पे ये लोग ट्विटर को डांट रहे हैं कि भैया आपने ये क्यों किया। पहले तो सरकार को अगर उनकी नीयत साफ होती, अगर उनकी लॉ जो नई लेकर उसकी भी नीयत साफ होती, तो जो ये मैनिपुलेटेड मीडिया जो डॉक्यूमेंट के ऊपर था देश के सामने लेके आते कि ये मैनिपुलेटेड नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी थी, देश को बता दी और फिर ट्विटर को लिखते। पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तो यहाँ पे जब नियत में ही खोट हो, ये सोशल मीडिया से डर चुके हैं। देश का कानून है, उसको किसी भी देश के अंदर रहेगा, उसको पालन करना पड़ेगा। पर जब तक सरकार की नियत ही साफ नहीं होगी, और नियत ही कल देख ली कि आगे क्या होने वाला है, उसका ट्रेलर सरकार ने टिका दिया। अब देखिए, कभी कभी पुरानी बातों को याद करना, उन्हें सुनना कितना अच्छा होता है। कांग्रेस के जो नेता 2 महीने पहले तक ट्विटर को लोकतंत्र का रक्षक बता रहे थे, प्रहरी बता रहे थे, आज उन्हें ट्विटर लोकतंत्र का दुश्मन नजर आ रहा है। 2 महीने में रंग बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल यू टर्न हो गया। इसीलिए आज जैसे ही राहुल गांधी ने ट्विटर के खिलाफ मोर्चा खोला तो कांग्रेस के नेताओं ने भी ट्विटर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा कि ट्विटर अब न्यूट्रल तरीके से काम नहीं कर रहा, सरकार ने ट्विटर वाली चिड़िया को तोता बना दिया। पूरा देश देख रहा है किस प्रकार ट्विटर जो भाजपा की नीति है, एक देश दो नीति दो कानून, एक विपक्ष के लिए एक सरकार के लिए, अब ट्विटर भी उसको लागू कर रहा है। आज प्रश्न, एक ही प्रश्न का उत्तर चाहिए कि जब भाजपा नेताओं ने ऐसा कोई तस्वीर अगर ट्वीट की थी तो उनके अकाउंट बंद नहीं हुए, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अकाउंट बंद हो गए। सत्य तो ये है, भारतीय जनता पार्टी आज ट्विटर की चिड़िया को एक अपना तोता बनाना चाहती है, जो वो बोले और वही कहे जो भाजपा सरकार चाहती है। पर ट्विटर जितने मर्जी अकाउंट बंद कर ले, कांग्रेस की आवाज बंद नहीं हो सकती। जन जन से और घर घर तक कांग्रेस पार्टी आवाज ट्विटर से पहले भी पहुंचाना जानती थी और बाद में भी पहुंचाना जरूर जानती है। एक इंटरेस्टिंग बात हुई कि इस मामले में बीजेपी के नेता आज बिल्कुल नहीं बोले। बीजेपी के प्रवक्ता और यूथ विंग के अध्यक्ष सिर्फ तेजस्वी सूर्या ने राहुल के बयान पर रिएक्ट किया। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ ट्विटर पर राजनीति करते थे, लेकिन अब तो वो दरवाजा भी बंद हो गया और ये राहुल गांधी की गलती के कारण हुआ। राहुल गांधी का राजनीति जमीन पे नहीं था। राहुल गांधी का राजनीति सिर्फ ट्विटर को सीमित हुआ था। आज ट्विटर ने भी राहुल गांधी को बाहर रख चुका है। ट्विटर पे राहुल गांधी जी एक महिला के परिवार, जो महिला सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड हुए थे, उनका आइडेंटिटी लीक किया और राजनीति करने के लिए, फॉर हिज पेटी पॉलिटिक्स, राहुल गांधी जी ने ऐसे एक महिला की परिवार का प्राइवेसी और रिस्पेक्ट को तोड़ दिया। यह सिर्फ ट्विटर का पॉलिसी का वायलेशन नहीं है, मैं उधर नहीं जानता हूं, पर यह देश की कानून का उल्लंघन है। इट इज आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। सिर्फ इलीगल नहीं है, इंडिसेंट भी है और इनह्यूमन भी है। अब इस सारी कंट्रोवर्सी का एक असर तो यह हुआ कि आज ट्विटर ने अपने मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी को कंपनी के हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में शिफ्ट कर दिया। लेकिन हमारे देश में यह समझना भी जरूरी है कि यह ट्विटर इतना पॉलिटिकल क्यों है, हमारे नेताओं के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इतना कंट्रोवर्शियल है।
असल में यह सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसकी मिल्कियत एक अमेरिकन कंपनी के पास में है। ट्विटर पर दुनिया भर के लोग अपनी बात रख सकते हैं, मुफ्त में रख सकते हैं। 15 साल पहले ट्विटर शुरू हुआ था और अब पूरी दुनिया में 20 करोड़ से ज्यादा लोग इसका डेली इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में भी ट्विटर के 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं और इसका काफी असर होता है सोशल मीडिया पर। ट्विटर के अपने नियम हैं, कायदे कानून है, पॉलिसी है और जो उसका वायलेशन करता है ट्विटर उसका अकाउंट ब्लॉक कर देता है। राहुल गांधी के केस में यह हुआ कि उन्होंने रेप विक्टिम की आइडेंटिटी को रिवील कर दिया, ट्विटर से शिकायत हुई और ट्विटर ने राहुल गांधी का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। इस पर राहुल प्रोटेस्ट करें, यह उनका अधिकार है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब ट्विटर ने बीजेपी के नेताओं के अकाउंट ब्लॉक किए थे तब राहुल और कांग्रेस ने ट्विटर को सही क्यों ठहराया था? इसलिए राहुल गांधी के बयानों पर सवाल तो उठेंगे। जब हमारे लाल किले पर किसान आंदोलन में आए लोगों ने हमला किया, उसके वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किए गए, सरकार ने ऑब्जेक्ट किया, लेकिन राहुल ने ट्विटर को सपोर्ट किया। राहुल गांधी अब ट्विटर के बजाय फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो गए हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि कानून तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी लागू होता है। और राहुल ने जो तस्वीर ट्विटर पर शेयर की थी वही तस्वीर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी डाल दी है। इस पर एनसीपीसीआर ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी नोटिस दे दिया है। अब हो सकता है कि राहुल गांधी के ये दोनों अकाउंट भी लॉक हो जाएं और वो फिर सरकार के प्रेशर की बात करें। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि अकाउंट तो रविशंकर प्रसाद का भी लॉक हुआ था और तब हुआ था वो देश के आईटी मिनिस्टर थे, मतलब वही प्रेशर डाल सकते थे, उन्हीं का अकाउंट लॉक हो गया था, वो लॉ मिनिस्टर भी थे। इसके अलावा ट्विटर ने संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं का ट्विटर अकाउंट अनवेरिफाइड की कैटेगरी में डाल दिया था। लेकिन तब राहुल और कांग्रेस पार्टी ट्विटर के साथ खड़ी थी। अब ट्विटर ने उनके खिलाफ एक्शन लिया तो ट्विटर को सरकारी तोता बताने लगे। आजकल डिजिटल जमाना है, जनता के पास नेताओं की हर बात का रिकॉर्ड रहता है, हमारे पास भी रहता है। कुछ रिकॉर्ड मैंने आपको दिखाया। अगर कोई स्टैंड बदले तो जनता उसे तुरंत पकड़ लेती है। जैसे आजकल राजस्थान के किसान राहुल गांधी को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हर किसान के फोन में राहुल गांधी का एक वीडियो है, 28 साल पुराना है। इसमें राहुल गांधी ने किसानों से एक वादा किया था। उस वादे का क्या हुआ यह मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले राहुल ने क्या कहा था जो किसान आजकल सुन रहे हैं, वो वादा आपको सुनवा देता हूं। राजस्थान के किसानों, चुनाव के बाद आप 10 तक गिनना, 10 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में नरेंद्र मोदी जी को राजस्थान की सरकार जवाब दे देगी। राजस्थान के हर किसान का कर्जा माफ करके दिखा देंगे। और यही बात मैंने पंजाब में बोली, पंजाब में कर्जा माफ किया। यही बात कर्नाटक में बोली, कर्नाटक में कर्जा माफ किया। सवाल सिर्फ यह है कि अगर 15 लोगों का कर्जा माफ हो सकता है तो फिर राजस्थान के किसान का कर्जा माफ भी होएगा। यह वीडियो मुझे राजस्थान के किसान नेता ने भेजा है। उन्होंने बताया कि यह बात 28 नवंबर 2018 की है। 28 साल से ज्यादा हो गया। उस समय राजस्थान के किसानों ने राहुल गांधी की बात पर यकीन किया, कांग्रेस को वोट दिया, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। इस किसान नेता का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी और किसानों को भी उम्मीद थी कि राहुल अपना वादा पूरा करेंगे, कर्जा माफ हो जाएगा। लेकिन अब किसानों के फोन में राहुल की बात रिकॉर्ड है, लेकिन उनके हाथ में जमीन की नीलामी का नोटिस है। और यह नोटिस बैंक से नहीं, सरकार की तरफ से मिला है। बैंक ने तो अखबार में जमीन की नीलामी का इश्तहार छापा है। अकेले दौसा में 16 किसानों की जमीन नीलाम होने की नौबत आ गई है। उनकी जमीन को कुर्क करने की तारीख तय कर दी गई है। बैंक ने नोटिस भेज दिया है। किसानों को लग रहा था कि 10 दिन में न सही 1 साल में तो कर्ज माफ हो जाएगा। सरकारी काम में तो वक्त लगता है, इसलिए किसानों ने बैंक के लिए
जो फॉर्म भरे उसमें लोन की किस्त नहीं भरी, लेकिन अब अचानक किसानों को सरकार की तरफ से जमीन की नीलामी का नोटिस मिल गया। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य दौसा के उन किसानों से मिले जिन्होंने ये वीडियो मुझे भेजा था, हमें अप्रोच किया था। ये वो किसान है जिनके घर बैंक के नोटिस पहुंचे हुए हैं। दौसा जिले के गुजरखेड़ा गांव के अजय कुमार मीणा, कमलेश मीणा, किशन लाल और पप्पू लाल को एसडीएम की तरफ से भेजा गया नोटिस दिखाया, जिस पर साफ साफ लिखा था अगर किसानों ने कर्ज नहीं चुकाया तो उनकी जमीन नीलाम कर दी जाएगी। अजय कुमार मीणा और कमलेश मीणा के पास 3 बीघा जमीन है। उन्होंने खेती के लिए पंजाब नेशनल बैंक से 7 साल पहले 1.5 लाख रुपए का लोन लिया था। पहले ये लोग किसी तरह लोन की किस्त भर रहे थे, लेकिन चूंकि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कर्ज माफी की बात लिखी, फिर राहुल गांधी ने हर पब्लिक मीटिंग में कहा तो लोगों ने यकीन किया। वो मानते थे कि कर्जा जरूर माफ हो जाएगा, बड़े कैटेगोरिकली उनको कहा गया था, तो किसानों ने लोन की किस्त भरना बंद कर दिया। 28 साल में ब्याज के साथ इतनी ज्यादा रकम हो गई कि अब उनके लिए उसे चुका पाना और मुश्किल हो गया। इस चक्कर में अब जमीन की नीलामी की नौबत आ गई। 2013 में लिया था 1.5 लाख रुपए पीएनबी बैंक से। तो इस जमीन पे ही खेती बाड़ी करते हो आप? इस पे करते हैं, लेकिन कर्जा ले लेके करते हैं, खेती बाड़ी भी कुछ नहीं होता है इसके अंदर भी। तो अब ये जमीन चली जाएगी तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करेंगे? घर कैसे चलेगा? घर तो कैसे चलेगा साहब, सरकार माफ करवा लिया वो करी थी, तो माफ भी कौन करे ना। और स्थिति खराब से बार। ये नोटिस हमारे को अभी मिला है। हाँ, क्या कह रहे हैं नोटिस में? नोटिस में ये बोल रहे हैं कि हमारी जमीन को नीलामी करने के लिए। अच्छा, तो नीलामी हो गई तो फिर क्या करोगे? फिर तो हमारा परिवार डूबता ही जाएगा। हाँ। और हमारा घर नहीं चल पाएगा। हाँ। और हमारी स्थिति ऐसे ही बहुत ज्यादा खराब है। और सरकार ने पहले कर्ज माफ करने के लिए वादा किया था। हाँ। और उसके बाद में वो वादा भी करने के बाद वो सरकार ने लोन माफ नहीं किया और हमारी जमीन पे कुड़क लग जाएगी तो हमारी घर की बर्बादी होगी। गुजरखेड़ा गांव के हर परेशान किसान की यही कहानी है। वो तो ये समझते रहे कि कांग्रेस ने चुनाव में वादा किया था, राहुल गांधी ने वादा किया था, वो वादा पूरा होगा। इस चक्कर में गुजरखेड़ा के किसान किशन लाल ने भी अपना लोन नहीं चुकाया। किशन लाल ने हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य को बताया कि उनके पास 11 बीघा जमीन है। उन्होंने 4 साल पहले खेती के लिए 2 लाख रुपए का लोन लिया था, लेकिन 1.5 साल तक लोन चुकाया। उसके बाद किस्त देना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कर्जा माफ हो जाएगा। अब जमीन बिकने की नौबत आ गई। 2 लाख रुपए का लोन लिया था, 3-4 साल हो गए सब लोन लिए। तो राहुल गांधी भी बोल रहे थे कि भाई कर्जा माफ होगा और अशोक गहलोत भी बोल रहे थे भाई कि कर्जा माफ है। तो क्या था कि फिर बाद में हमारे देने की भी थी, लेकिन फिर ये कर्जा माफ होगा माफ होगा माफ होगा, वो कर्जा माफ किया नहीं और हम ऐसे विश्वास पड़ेगा। फिर हम बिजली भी लाइट भी नहीं है और फिर इसलिए हम नहीं चुका पाए। तो अब नोटिस आया है क्या? हाँ, नोटिस आया था, उसी में लिखा था भाई कि ये नीलाम की जाएगी, खेती बाड़ी करके गुजारा चलाते हैं। तो अगर जमीन ये नीलाम हो गई तो फिर क्या करोगे? अब नीलाम हो गई तो देखो साहब क्या करें हमें। अबे तो गला काटना हो गया है। हाँ साहब, आया है नोटिस। क्या है पूरी चीज बताओ। उसमें क्या है, उसमें ऐसे बोल रहे थे पैसे जमा कराओ आप, या तो आपके कुड़के लग जाएगी। वो सब हमारे पास तो पैसे नहीं है। नहीं तो बोले धमकी दी गई, उन्हें नहीं कराना पड़ेगा, नहीं तुम्हारी जमीन चली जाएगी। लोन लिया था? हाँ, लोन लिया था। 2 लाख का लिया था सर। क्या करने के लिए? खेती में लगाने के लिए लाए थे। तब खेती में कुछ है भी नहीं, अब कुछ भी नहीं है। अभी बाजरा भी बढ़ रहा है, सारा जल रहा है, न हुई नहीं, पैदा ही नहीं। क्यों नहीं चुका पाए? सब पैसे कहाँ से लाए? अब कहाँ, कोई धंधा भी नहीं है, न कुछ भी करने के लिए जुगाड़ नहीं है, तो कैसे क्या करें? वहाँ पे क्या हुआ, राशन भी चालू नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं मिलता। राशन भी बंद पड़ा है, सारा बंद पड़ा है, कुछ भी क्या करें, मजबूर हो रहे हैं। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य लालसोट गांव पहुंचे। इस गांव के लल्लू राम मीणा ने 2,80,000 का कर्ज लिया था। कर्ज माफी के चक्कर में किस्त नहीं भरी। अब 15 दिन पहले एसडीएम की तरफ से नोटिस मिला। पहले तो लगा कि शायद कर्ज माफी की चिट्ठी है,
लेकिन जब पढ़ा तो समझ आया कि कर्ज न चुकाने पर यह जमीन की नीलामी का परवाना है, जिसमें लिखा था कि अगर उन्होंने बैंक का कर्ज नहीं भरा तो उनकी जमीन नीलाम कर दी जाएगी। लल्लू राम का कहना है कि उनके जैसे गरीब किसानों पर जो मुसीबत आई है उसके लिए राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है। दौसा जिले में लगभग 16 परिवारों को इस तरीके का सरकार की तरफ से नोटिस गया है। प्रशासन की तरफ से ये नोटिस इसलिए दिया गया है क्योंकि इनकी जमीनों की नीलामी हो रही है, कुर्क किया जा रहा है, क्योंकि जो इन्होंने लोन लिया था वो पैसा चुका नहीं पाए ये किसान। अब ये पूरा परिवार ये समझ रहा है कि हमने ऐसी गलती क्या कर दी जिसकी वजह से हमारी ये जमीन कुर्क हो रही है। लल्लू जी, ये नोटिस आपको कब मिला? 10-15 दिन पहले। ये आपने लोन लिया था? कितने का लोन लिया था? 2,80,000 रुपया का लिया था। कब लिया था? ये 13-14 में। ठीक है, तो अब ये जमीन क्या कुर्क होने के लिए नोटिस दिए? कुर्क होने के लिए नोटिस। तो अब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, अपन मजदूरी करके गए कि आप मरेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं। हमारे पास क्या बचेगा? जब जमीन हमारी चल जाएगी तो हमारे पास बचेगा क्या? कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। गवर्नमेंट आई थी 2018 के में चुनाव हुआ था, जब राहुल गांधी और अशोक गहलोत जी को घोषणा करी थी किसानों का संपूर्ण माफ, जितना भी कर्जा होगा यह सरकार हमारी बैठते 10 दिन बाद में जमा करा देंगे। इस प्रकार आश्वासन देते रहे, किसानों का कर्जा बढ़ता गया। अगर उस टाइम पे आश्वासन नहीं देता इतना कर्जा नहीं होता। लालसोट गांव के किसान रमेश मीणा 6 बीघा जमीन पर खेती करते हैं। कुछ साल पहले उन्होंने बैंक से 1.5 लाख रुपए कर्ज लिए थे, वो भी कर्ज माफी का इंतजार करते रहे। कर्ज तो माफ नहीं हुआ, उन्हें 2 हफ्ते पहले जमीन नीलामी का नोटिस मिला। 10-15 दिनों के नोटिस आए। हाँ। क्यों कुर्क की जा रही है? लोन की वजह से। कितना लोन था इस पे था 1-1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए। हाँ। आप लोन नहीं चुका पाए? नहीं। क्यों? आर्थिक स्थिति तंगी है। अच्छा, तो अब जमीन अगर कुर्क हो जाएगी तो क्या करोगे आप? क्या करेंगे सर, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। क्या उम्मीद थी कर्जा माफ होगा? उम्मीद थी। राहुल गांधी ने 10 दिन के लिए बोले थे। हाँ। किसान क्या जानते हैं, केसीसी किसानों को फंसा दी गवर्नमेंट वोट बैंक के साथ। वोटों को लिए किसानों को फंसाया। 10 दिन के लिए बोले थे, हमें उम्मीद लेके बैठे थे। 2.5 साल निकल गए और 2.5 साल से हम पहले भी कुछ कर सकते थे, हम उम्मीद लेके बैठे थे। इंतजार में बैठे हैं किसान लोग। अब ये सारे किसानों को 10 दिन वाली बात याद है, उनके मोबाइल फोन में है, सर्कुलेट हो रही है। और बहुत सारे ऐसे किसानों की बात मैं आपको सुनवा सकता हूं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था किसानों को नीलामी के नोटिस मिले हैं। वाकई में शायद गलती से नोटिस चले गए हों, लेकिन जब आज के अखबारों में पंजाब नेशनल बैंक के इश्तार देखे जिसमें किसानों की जमीन की नीलामी की सूचना थी, खरीदारों को बुलाया गया था, तो लगा ऐसा हो कैसे सकता है। तो मैंने अपने संवाददाता मनीष भट्टाचार्य से कहा कि एसडीएम से बात करें, सरकारी व्यू क्या है ये देखें। तो दौसा के एसडीएम ने बिना किसी झिझक के बड़े साफ लफ्जों में कहा, जी हां, नोटिस भेजे गए हैं, अगर किसानों ने कर्ज नहीं चुकाया तो जमीन नीलाम होगी। अगर नीलामी की तारीख तक पैसा जमा कर दिया तो जमीन बच जाएगी, वरना बिक जाएगी। इसमें गलत क्या है? बैंकों के द्वारा जो एनपीए लोन है उनकी वसूली का कार्य हमारे द्वारा किया जाता है। तो बैंक के द्वारा हमारे यहाँ प्रकरण दर्ज करवाए जाते हैं, साधारण नोटिस जारी करते हैं। अगर उसके बाद भी अगर व्यक्ति बैंक को अपना लोन जमा नहीं करवाता है ऋण की राशि, तो हम नीलामी के आदेश में जारी करते हैं। नीलामी के लिए नोटिस गया है तो संबंधित पक्षकार या तो कोर्ट न्यायालय में आकर के अपना पक्ष रखें। अगर उनका पक्ष संतोषजनक रखा है तो नीलामी स्थगित भी की जा सकती है, अगर संतोषजनक नहीं होगा तो नीलामी की जाएगी। अब एसडीएम साहब तो सरकारी अफसर हैं, वो तो कानून के मुताबिक चलते हैं। उन्होंने जो किया वो नियम के मुताबिक किया। जो कर्ज नहीं चुकाएगा, बैंक का पैसा वापस नहीं लेगा, उसकी जमीन नीलाम होगी। अगर राहुल गांधी 10 दिनों में कर्ज माफ करवा देते तो एसडीएम साहब को यह ना करना पड़ता, यह नौबत ना आती। लेकिन कर्जा तो माफ नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ कि गलती सरकार की है, लेकिन सरकार का पक्ष भी जानना चाहिए, क्या वाकई में सरकार की गलती है? तो हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास के पास पहुंचे। उन्हें याद दिलाया कि भाई राहुल गांधी ने 10 दिन में कर्जा माफ करने का वादा किया था।
और दूसरी तरफ किसानों को जमीन की नीलामी के नोटिस मिल रहे हैं। हमारे संवाददाता ने पूछा, आखिर कांग्रेस कर्ज माफ कब करवाएगी? क्या सरकार किसानों की जमीन नीलाम होने देगी, उन्हें बर्बाद होने देगी? इस पर प्रताप खचरियावास ने जो जवाब दिया वो वाकई में सुनने वाला है। मंत्री महोदय ने कहा कि राजस्थान सरकार ने राहुल गांधी का वादा पूरा कर दिया, कर्ज माफी हो गई। अब जिन किसानों की जमीन नीलाम हो रही है उसके लिए नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार जिम्मेदार है। राहुल गांधी जी ने चुनाव से पहले जो वादा किया वो वादा राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार ने पूरा कर दिया। 14,000 करोड़ के कर्जे हमने माफ किए और पूरा देश जानता है कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। 14,000 करोड़ के कर्जे कम नहीं होते। राष्ट्रीयकृत बैंकों के जो कर्जों की बात है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बिना अंडरस्टैंडिंग के कर्जे माफ नहीं हो सकते जब तक केंद्र सरकार नहीं चाहेगी। केंद्र सरकार के साथ दिक्कत है कि राजस्थान सरकार तो 14,000 करोड़ के कर्जे माफ करती है। क्या केंद्र की मोदी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इतनी बार कहा वो मदद करे और राष्ट्रीयकृत बैंकों से बात करा के कर्जे माफ करवाए उनके। वो किसानों की मदद करने को तैयार ही नहीं है। मैंने सारे पक्षों की बात आपको सुनवा दी। कर्ज माफी का वादा राहुल गांधी ने किया था, कर्ज माफ नहीं हुआ, इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। ये थोड़ी आश्चर्य में डालने वाली बात है। क्या राहुल गांधी ने यह कहा था कि नेशनलाइज बैंकों से लिया गया कर्जा माफ नहीं होगा? क्या यह कहा था कि सिर्फ 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा? क्या यह कहा था कि सिर्फ सहकारी बैंकों से लिया गया कर्जा माफ होगा? या सिर्फ उन किसानों का कर्जा माफ होगा जिनके पास 5 बीघा से कम जमीन है? 10 सेकंड में 10 तक की गिनती गिनी थी और कहा था कि 10 दिन में सारे किसानों का सारा कर्जा माफ होगा। अब किसान इस पचड़े में कहां पड़े? वो तो अब जमीन की नीलामी के नोटिस देकर दिन गिन रहे हैं। ये किसानों के साथ अन्याय है। और जो ये बात कह देगा उसे राहुल गांधी की सरकार, राहुल गांधी कहेंगे वो सरकार का एजेंट है, सरकार के इशारे पर काम करने वाला है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि आजकल राजस्थान के पड़ोसी पंजाब में भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिद्धू अपनी ही सरकार को चुनाव में भी किए गए वादे याद दिला रहे हैं और वादा खिलाफी के नतीजे भुगतने की धमकी दे रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत यह है कि कांग्रेस की अपनी सरकार है और कांग्रेस के नेता ही विरोधी दल के रोल में है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने नवजोत सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था, यह सोचकर बनाया था कि इससे झगड़ा खत्म हो जाएगा, लेकिन उल्टा हुआ, झगड़ा बढ़ता जा रहा है। अब सिद्धू खुलकर मैदान में है, कैप्टन को धमकाने वाले अंदाज में बोल रहे हैं। अमृतसर में पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग में कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम लिए बगैर कहा गया, आप बिजली खरीद समझौतों को रद्द करो, चुनाव में किया गया वादा पूरा करो, वरना यह काम विधायक खुद कर देंगे। देश विधानसभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਟਾਂਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਾਂਡੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਕਰਦੇ। पंजाब में इलेक्शन अगले साल होने हैं, कुछ ही महीने बचे हैं और चूंकि अब तक कांग्रेस ने वो 3 बड़े वादे पूरे नहीं किए जो चुनाव के वक्त किए थे, तो नवजोत सिंह सिद्धू वही वादे याद दिला रहे हैं। पहला वादा था पंजाब में बिजली की कीमत कम करने का, दूसरा वादा था गुरु ग्रंथ साहब का अपमान करने वालों को सख्त सजा देने का, और तीसरा वादा था नशे के कारोबार पर रोक लगाने और इस काले कारोबार में शामिल बड़े लोगों को सजा दिलवाने का। अब सिद्धू कहते हैं कि तीनों में से कोई वादा पूरा नहीं हुआ। सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में खुद पावर मिनिस्टर थे, तब तो कुछ नहीं बोले, लेकिन जिस दिन से उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया उसके बाद लगातार इन्हीं मुद्दों पर अपनी ही सरकार को, अपने ही मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं। जिस दिन उन्होंने पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट का काम संभाला था उस दिन तो उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने ही बिजली की कीमत का सवाल उठाया था। क्यों बिजली 18 रुपये ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ? क्यों बिजली ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ? क्यों ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਨਾ ਜਾਵੇ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ
बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। तो दिल्ली मॉडल के परखचे उड़ा देने पंजाब मॉडल ने, याद रखियो मित्रों, याद रखियो। कैप्टन भी आजकल सिद्धू से काफी परेशान है। 2 दिन पहले दिल्ली आए थे, सोनिया गांधी से मिले थे, लेकिन सोनिया गांधी ने कैप्टन को यह दिया था कि सरकार और संगठन के बीच समन्वय होना चाहिए, सरकार अपना काम करे और संगठन अपनी हद में रहकर काम करे। अब सवाल है कि नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से अपनी सरकार को घेर रहे हैं, विरोधी दलों की भूमिका निभा रहे हैं, उससे कैप्टन को परेशानी तो होगी। असल में सिद्धू को जब तक कांग्रेस की कमान नहीं मिली थी, तब तक वो लगातार कैप्टन के खिलाफ जोर जोर से बोलते थे। पार्टी प्रेशर में आ गई, पद मिल गया। अब क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करने वाले हैं, बदलाव करने वाले हैं, और चर्चा यह है कि वो उन मंत्रियों को हटा सकते हैं जो नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी हैं, इसलिए सिद्धू ने फिर से कैप्टन पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है, हमले करने शुरू कर दिए हैं। अब बीच का रास्ता निकालने के लिए हरीश रावत अगले हफ्ते फिर से पंजाब जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में जय श्री राम का नारा लगाने वाले कुछ लोग अपना चेहरा चमकाने के चक्कर में कैसे पूरे प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। दावा यह किया जा रहा है कि कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने वाले एक मुस्लिम को सरेआम पीटा। इस घटना की असलियत का पता लगाने के लिए हमारी संवाददाता रुचि कुमार कानपुर पहुंची। रुचि ने बताया यह वीडियो सही है, 2 दिन पहले यानी 11 अगस्त का है। वीडियो में जिस शख्स की पिटाई हो रही है उसका नाम अफसर है, और जो लोग अफसर की पिटाई कर रहे हैं वो बजरंग दल के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। भीड़ अफसर को पीट रही है और उससे जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। वीडियो में एक बच्ची रोते हुए अफसर से चिपटी हुई है, अपने पिता को छोड़ने की, न मारने की अपील कर रही है। ये बच्ची अफसर की बेटी है। रुचि कुमार ने कानपुर के बर्रा इलाके में लोगों से बात की, चश्मदीदों से पूरे मामले में इस बारे में पूछा। पता लगा कि मामला आपसी झगड़े का था। जिन परिवारों के बीच झगड़ा हुआ उनमें एक हिंदू और दूसरा मुसलमान था। हिंदू परिवार ने मुस्लिम पर धर्म परिवर्तन के लिए पैसे का लालच देने का इल्जाम लगा दिया। हैरानी की बात है कि इस इल्जाम में जिस शख्स को पीटा गया उसका इस पूरे झगड़े से कोई लेना देना नहीं था। वो उस परिवार का पड़ोसी है जिससे हिंदू परिवार का झगड़ा हुआ था। रुचि कुमार ने अफसर से उस दिन की घटना को लेकर डिटेल में बात की। अफसर ने बताया कि वो तो ई रिक्शा चलाता है। इसी दौरान बजरंग दल के लोग नारे लगाते हुए जा रहे थे। भीड़ में से किसी ने उसे पुकारा और फिर लोग उसे मारने दौड़ पड़े। मैं गया था ई रिक्शा बनवाने के लिए। मैंने कबाड़ से रिक्शा खरीदा है। जब मैं पैर वाला रिक्शा पहले चलाता था तो मैंने उसको लिया, उसको गए थे बनवाने के लिए। बनवा करके वहाँ से वापस हम दोनों मियाँ बीवी मिस्त्री के यहाँ से कर रही से वापस आए। यहाँ पे हमने अपने बच्चे छोड़े। उसके बाद मैं गाड़ी लेकर के मेहरबान सिंह प्रभा की तरफ को चला गया सवारी लेके। तो बड़ून बिहार में बोले कि हमको यहीं उतरना है, तो उन्होंने 10 का नोट हमको दिया, 5 रुपया हम वापस उनको कर रहे थे। इतनी देर में ये रैली से निकले बजरंग दल वाले। हमने रैली कोई निकल रही है तो हम पीछे पलट के देखा तो जैसे जो है जो हल्ला मचा रहे हैं, इन्होंने पहचाना, बोले यही है मुल्ला, इन्हीं के ये लोग भतीजे हैं, इसको को पकड़ो, इसको जब मारोगे तो ये सब कबूलेगा। तो जब इतनी बात सुनी तो हमने सोचा कि मान लो उन्होंने कोई गलती की होगी यार। मैं जब ना मुझे कोई मतलब है उनसे, ना कुछ है, हमारा घर ये है, उनका घर उस तरफ है, तो हमने यहाँ पे फालतू मार खा जाएंगे। मैं भगा चौकी की तरफ, तो ऐसे सीधे ये मड़इयों से भागा। अब हमको पब्लिक ने दौड़ाया और जो बजरंग दल वाले थे ये मतलब पीछे पीछे नारा लगाते चले जा रहे हैं। ये दौड़ा के बोलते हैं चोर चोर चोर। हमको ये वाली कॉलोनी जो सामने बनी है इस कॉलोनी में गली में पकड़ लिया। हमको वही मतलब मारने लगे। मारा किसने? पहले टाउन ने मारा यहाँ पे सर पे हेलमेट मारा, और इधर से अजय बैंड उनके पिताजी हैं जो उन्होंने मेरे मुंह में मार दिया। इसे तो मैं गया गिर,
उसके बाद मैं नहीं जान पाया किसने मारा किसने क्या किया है। फिर हमको 2 लोगों ने एक बाएं पकड़ी, हमको कड़ेलते हुए मारते हुए मतलब ले करके इधर को आए। जब तक भाई बिटिया मतलब वही रैली के पीछे गई होगी, क्योंकि घर से झंडा अंडा नोचा गया। पहले भाई मैडम को पुलिस वाले ले गए थे, 2 बच्चे जो 3 साल के हैं छोटे छोटे, तो उनको मैडम को मार उठा ले गए थे। ठीक है, तो पुलिस वाले उनको ले गए, तो अब हम बचे, तो ये लोग हमको उधर से ले आए। तो खैर कुछ पुलिस वाले यहाँ थे, हमको पास जैसे देखा तो तुरंत हमको हमारे पास आए, हमको उठा करके तुरंत गाड़ी में डाल लिया, हमारी बिटिया को भी डाल लिया। मार रहे थे, बस इतना कहा है जय श्री राम, बजरंग भाई वही वाले थे, तो वो अपने नारा लगाए, हमने वो नारा लगाए, बस बात ये थी। अच्छी बात यह रही कि कानपुर पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई की, सख्त एक्शन लिया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 6 लोगों को अरेस्ट किया है, 3 लोगों को कल और 3 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया। कानपुर पुलिस के कमिश्नर असीम अरुण ने बताया कि पुलिस ने अफसर को मौके पर पहुंचकर भीड़ के हाथों से बचाया, उसकी मदद की और जांच के बाद आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया। शुरुआती दौर में ये पाया गया कि एक प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा था एक एफआईआर को लेकर के। उस बर्रा में उस घटना स्थल से करीब आधा किलोमीटर दूर एक दूसरी घटना हुई, जिसमें कि एक व्यक्ति के साथ एक भीड़ के कुछ लोगों ने मारपीट की। जैसे ही जो पुलिस वहां लगी थी उनको सूचना मिली, तो वो दौड़ के गए और जैसा हम वीडियो में देखते हैं कि उन पुलिसकर्मियों ने उनको बचाया, पिता और पुत्री को पुलिस की गाड़ी में उनको सुरक्षित किया, थाने पे लाए और फिर एफआईआर आदि लिख करके उसका लीगल प्रोसेस अपनाया गया। इन्वेस्टिगेशन जब किया गया तो कल हमने इसमें 3 लोग को अरेस्ट किया था और आज 3 लोग को और इसमें गिरफ्तार किया गया। लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ उसमें पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो पुलिस वाला जो जा रहे हैं उसको लेके बच्ची बचाने की कोशिश कर रही है, पुलिस जो लोग पीट रहे हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रही है। जो वीडियो को अगर हम ध्यान से देखें, क्योंकि घटनाक्रम यूं है कि एक जहां पे पुलिस डिप्लॉयड है वहां से दूर एक जगह घटना हो जाती है। जैसे ही वहां पे पुलिस पहुंचती है और उधर से भीड़ उसको मारते हुए ला रही है, तो ये भी हम समझेंगे कि इंसान को समझने में टाइम लगता है एग्जैक्टली हो क्या रहा है, और उतना ही अंतर उतना ही वफा मेरे ख्याल से है जिसमें कि पुलिस ने सिचुएशन को अपने कंट्रोल में किया और इनको सुरक्षित किया। जरा सोचिए, बात आपसी झगड़े की थी और उसमें ऐसे शख्स को पीटा गया जिसका विवाद से कोई लेना देना नहीं था। उस छोटी सी बच्ची की बात अभी भी कान में गूंजती है, जो कह रही है कि मेरे पिता को मत मारो। घटना छोटी थी, लेकिन इस वीडियो को पूरी दुनिया में इस तरह से पेश किया गया जैसे यह बड़ा धर्म परिवर्तन का मुद्दा हो, और इसका धर्म परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं था। यह बजरंग दल के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों का काम था। लेकिन जब ऐसी घटना होती है तो पॉलिटिकल पार्टियां मैदान में कूदती हैं। अखिलेश यादव ने और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दोनों ने बयान जारी किए और कहा कि लोकतंत्र के लिए ऐसी घटनाएं शर्मनाक हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यूपी में अराजकता फैला दी है, प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है और देश की एकता के सामने सबसे बड़ा खतरा बीजेपी और आरएसएस है। ओवैसी ने 2 ट्वीट किए। ओवैसी ने कहा कि एक मुसलमान को पुलिस की मौजूदगी में मारा गया, लेकिन पुलिस ने पिटाई करने वालों को मौके पर अरेस्ट नहीं किया। मुझे लगता है इस तरह के मामलों में रिएक्ट करने से पहले इस पूरे मामले की सच्चाई को पता कर लेना चाहिए, पूरी डिटेल जान लेनी चाहिए, क्योंकि यह सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति का नहीं है। इस तरह के बयानों से, इस तरह की घटनाओं से पूरे देश की छवि पूरी दुनिया में खराब होती है। और मैं तो कानपुर की पुलिस की तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और वो किसी के प्रेशर में नहीं आए। उन्होंने खुद को हिंदुओं का हितैषी बचाने वालों को, अपने आप को बजरंग दल का नेता बताने वालों को अरेस्ट किया, उनके खिलाफ एक्शन लिया। पंचमी का त्योहार है और इस मौके पर अयोध्या से कुछ अच्छी तस्वीरें आई। इस मौके पर रामलला को चांदी के झूले पर विराजमान किया गया। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने आज सुबह पूजा के बाद रामलला को झूले पर बिठाया। चांदी का यह झूला श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दिया है। 21 किलो चांदी से बना है। इस झूले में मोर और सूर्य देवता को घेरा गया है। इससे पहले रामलला लकड़ी के झूले पर बैठते थे और मान्यता तो यह है कि सावन मास में हरियाली तीज से शुरू हुए झूलन उत्सव में
भगवान राम को झूला झुलाने या उनके झूलन दर्शन करने से मोक्ष मिलता है। झूलन उत्सव रक्षाबंधन के दिन यानी श्रावण पूर्णिमा तक चलेगा। और वक्त हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। आज अफगानिस्तान से डराने वाली खबर आई है। तालिबान अब काबुल से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है और ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त काबुल पर तालिबान का कब्जा हो सकता है। अफगानिस्तान की ताजा सिचुएशन पर अपडेट देखने के लिए चलते हैं पंकज भार्गव के पास। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।